Hi student, in today class we will discuss some basics and important things for 10th class science student, चाहे वो बच्चा आपका सीबीएसई बोर्ड से है या चाहे वो आपका यूपी बोर्ड से है। देखो दोनों ही बोर्ड्स में जो एग्जाम होता है आपका 100 मार्क्स का होता है, पर फर्क आपका क्या है कि जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम होता है वहां पे जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और इंटरनल असेसमेंट जिसको हम प्रैक्टिकल भी बोलते हैं या आपकी पूरे ईयर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है तो उसको देखते हुए प्लस आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखते हुए तो ये आपका 30 मार्क्स यहाँ पे होता है। तो 70 एक्सटर्नल, 30 आपका इंटरनल असेसमेंट, तो आपका ये 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। तो वहां पर जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वहां पे 20 मार्क्स का होता है। बिल्कुल सेम वही कि जो आपके 20 मार्क्स होते हैं या यूपी बोर्ड में 30 मार्क्स होते हैं, ये आपका ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर जो परफॉर्मेंस होती है आपकी या आपका जो बिहेवियर होता है, ये जो आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, तो उसके आधार पे आपको दिए जाते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा साइंस में जितने भी चैप्टर है उसको मैंने आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर आपके बायो से रिलेटेड है, और कुछ चैप्टर आपके नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिक्स में देखना, फर्स्ट पार्ट आपका है फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपका सबसे पहले चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड चैप्टर है आपका लाइट, एंड फोर्थ चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो होता है आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए, यानी कि सीबीएसई में जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं, वहां पर ये 25 मार्क्स के ये 4 चैप्टर आते हैं आपके, और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी आपका कितना है, आपका 25 मार्क्स का ही आता है। फिर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का जो पार्ट है। केमिस्ट्री में हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड द सोल्ट, थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो सीबीएसई बोर्ड में ये आपका 25 मार्क्स का है, पर आपका यूपी बोर्ड में 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जो थर्ड पार्ट जो मैंने डिवाइड किया है वो क्या है, बायो में बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, सेकंड चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, जो थर्ड चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन का है, और फोर्थ जो चैप्टर होगा वो हेरिडिटी एंड द एवोल्यूशन पर होगा। देन फोर्थ पार्ट नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट चैप्टर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट, एंड द थर्ड जो चैप्टर होगा मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, और यहाँ पे जो बायो है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 23 मार्क्स की है, और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आपकी 20 मार्क्स की है। और नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट के लिए आपको अलग कॉपी बनानी है। जैसे फिजिक्स के लिए आपको अलग से एक कॉपी बनानी है, केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से एक कॉपी बनानी है, बायो के लिए आपको अलग से एक कॉपी बनानी है, और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी अलग से कॉपी बनानी है। इसके जो चैप्टर्स है या फिजिक्स के जो नोट्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की कॉपी में ही नोट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको मिक्स कर देना है कि उसी कॉपी में आपको फिजिक्स भी कर लिया आपने और केमिस्ट्री भी किया। तो प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो हर एक पार्ट के लिए आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मेरा आपका फिजिक्स का नोट्स है, ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स है। तो सारी चीजें आपको एक सिस्टेमेटिक वे में तैयार करके रखनी है, ताकि एग्जाम्स के दौरान आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो है आपकी मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी, और सीबीएसई में आपकी एक जो आपकी हेल्प बुक आती है लक्ष्मी सिंह और मंजीत कौर, तो दोनों से जो आपके मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैं आपको लिखाऊंगा वो दोनों से मिक्सअप होगा। तौर पे आप ये बोल सकते हैं कि आपको मेरे नोट्स के बाद बुक्स की जरूरत नहीं होगी। और उसी तरीके से यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको एनसीईआरटी प्लस उनके यहाँ पे आपकी अलग अलग राइटर की बुक्स आती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक कंप्लीट मैटर आप सब बच्चों को मिले।
चाहे वो सीबीएसई से है या फिर यूपी बोर्ड से है। ठीक है जी। तीसरी चीज जो होगी आपकी, तो आपको प्लीज मेरा जो चैनल है जहां पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जिस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है वो आपका चैनल है 45M-विनकुलम अकेडमी। ठीक है जी। तो यहां पर मैं डेली बेस पर अबाउट 35 to 40 मिनट की एक वीडियो आपको जरूर अपलोड करूंगा, और वो आप सभी बच्चों को देखते रहना है कंटिन्यू। आपको एज ए ट्यूशन ही उसको आपको सीरियसली लेना है। ठीक है जी। तो ये चीजें आपकी, तो 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नंबर 1, कॉपी का जो सिस्टम है, अपने नोट्स को एक प्रॉपर वे में रखना है। नंबर 2, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मुझे मेरे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन सी चीजें मुझे पढ़नी है, किन किन चैप्टर को मुझे एक साथ पढ़ना है, किन चैप्टर को अलग करके पढ़ना है, और कौन सा पार्ट मेरा कितने मार्क्स में है। तो ये चीजें आपको सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करते हैं आपका फिजिक्स का पार्ट, और फिजिक्स पार्ट में सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर जो मेरी सेकंड क्लास होगी उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, और लेक्चर नंबर भी 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले बेसिक जो चीजें हमें ये मालूम होनी चाहिए कि ये फिजिक्स है क्या, क्यों हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो फिजिक्स का मतलब ये होता है कि टू नो द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले जो प्रक्रियाएं हैं उनको जब समझना, तो वही क्या कहलाता है आपका फिजिक्स कहलाती है आपकी। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड हुआ, बादलों का बनना, जैसे कलर ऑफ द स्काई हुआ। ठीक है जी, और कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनसेट एंड द सनराइज। ठीक, आपने देखा होगा सनसेट और सनराइज के दौरान कलर क्या होता है सूर्य का, और जी दोपहर के टाइम क्या होता है। ठीक है नहीं, या फिर आपका जैसे फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, जैसे ही आप मिरर के सामने जाते तो आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है नहीं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रियल और अपरेंट डेप्थ। ठीक है नहीं, इसको मैं बताऊंगा अभी, थोड़ी धीरे धीरे आएगी उन चीजों पे तो। ठीक है जी। और फिर हो सकता है आपका जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ, भाई अर्थ आपकी क्या कर रही है, सन के अराउंड आपका रिवॉल्व कर रही है इन द इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, यहाँ अभी तो फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है आपकी। ठीक है, तो ये बहुत सारे फिनोमिना है जो आपकी प्रकृति में होते हैं, और इस सारे फिनोमिना के पीछे कुछ ना कुछ लॉज या कुछ ना कुछ आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से सब प्रक्रियाएं घटित हो रही है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, जैसे इंद्रधनुष बन जाता है आपका। ठीक है नहीं, तो उसके लिए इंद्रधनुष आप देखो, अगर आप अब देखेंगे तो आपको कहीं पे भी इंद्रधनुष नजर नहीं आएगा, या इंद्रधनुष कब नजर आएगा आपको, या तो देखो हल्की हल्की बारिश हो रही हो, ठीक है, धूप खिली हुई हो, या जैसे आप किसी झरने के पास जाते हो। ठीक है, तो आपको एक इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, यानी कि जहाँ पे आपके 7 कलर ऑफ द लाइट्स होते हैं आपके। ठीक है ना, जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। ठीक है, ब्रिलियंसी ऑफ द डायमंड, यानी कि डायमंड का जो चमक होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो आपके क्या है नेचर से रिलेटेड है, और नेचुरल फिनोमेना में भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लिखेंगे टू नो, फर्स्ट पॉइंट, टू नो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है जी, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो रियल एंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। थर्ड एग्जांपल ले सकता हूं मैं आपका रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, या फिर हम बोल सकते हैं स्पिनिंग
of earth around sun as well as on its axis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है जी, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है जी, और एग्जाम्पल दे सकते हो आप स्केच, सॉरी और बताओ जी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उनका टिमटिमाना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी एक तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, या फिर एक एग्जाम्पल ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ऑफ डायमंड। ठीक है, या कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो ये कुछ आपके फिनोमिना, ये तो नॉर्मल से हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे आपके फिनोमिना हैं, उनके पीछे क्या क्या लॉज छिपे हुए हैं। ठीक है, नहीं तो और किस किस आधार पे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए, ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी फिजिक्स क्या होती है, और आपसे कोई भी पूछ सकता है, नॉर्मली कोई भी पूछ लेता है, अभी आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में जो फिजिक्स है उसका क्या मतलब है। तो काफी बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भाई फिजिक्स है क्या, क्या हमें उसमें पढ़ना है, किस चीज से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही बेसिक चीज है, आपको ये मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी, और इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, फिजिक्स को मैं नेचुरल साइंस भी बोलते हैं इसको, NATURA, नेचुरल साइंस। ठीक है जी, इसकी एक और डेफिनेशन है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। लिखे जी, इट इज ए नेचुरल साइंस, इट इज ए नेचुरल साइंस दैट स्टडी, STUDY, दैट स्टडी मैटर, MATTER, मैटर, कॉमा, इट्स मोशन एंड बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम, थ्रू स्पेस एंड टाइम। ठीक है जी, या इसके बारे में एक चीज और आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स का जो आपका, ये तो फिजिक्स के बारे में है, अब पढ़ते क्यों है। फिजिक्स का जो मेन गोल है, लिखो, द मेन गोल ऑफ फिजिक्स, द मेन गोल ऑफ फिजिक्स is to understand, to understand how the universe behave, how the universe behave। कि देखो फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो टू नो द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम यूनिवर्स में होने वाली जो घटनाएं हैं आपकी, ठीक है नहीं, कि हाउ द यूनिवर्स बिहेव, हाउ द यूनिवर्स बिहेव। फिजिक्स पढ़ने का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि हमें ये समझना है कि जो यूनिवर्स है वो कैसे बिहेव करता है। अब हम शुरुआत करेंगे अपने मेन चैप्टर, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं हम। तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। नंबर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नंबर दो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट, और करंट में, तो करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहना या गति करना। करंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज का गति करना। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इन मोशन। ये चार्ज आपका CHARG, कभी चेंज लिख दो, चार्ज इन मोशन। तो अब इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और उनके सिंबल्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ के बारे में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका
टॉपिक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पावर एंड द एनर्जी। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड द लास्ट पॉइंट जो होगा एप्लीकेशन ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये आपके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक या जो जो भी पॉइंट हमें पढ़ने हैं वो आपके एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। तो चैप्टर जैसे आप फिजिक्स की कॉपी आप ओपन करेंगे तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन, उसको फर्स्ट पेज पे आपको रहने देना है। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 लिख के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक तरीके से फ्लो डायग्राम बनाना है कि आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। और इसमें से कोई भी क्या पढ़ना था, चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज के बारे में भी पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए एटम के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो जी, मुझे मालूम है ये सब बच्चों को आता होगा, पर फिर भी थोड़ा बेसिक चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो एटम होता है गोल गोल सा जो हम बनाते हैं, ठीक है। और देखो यह सब चीजें ना आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड है। जो भी देखो आपने एटम नहीं देखा है, आपने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है, नहीं मैंने देखा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ना ही मैंने प्रोटॉन देखा है, ना ही मैंने न्यूट्रॉन देखा है, ठीक है। नहीं, आपने 9th में भी आपका एटम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। 10th में भी आप पढ़ोगे, पर प्रैक्टिकली तो अब ना ही मैंने और ना ही आपने, ना ही तो एटम देखा है, ना ही प्रोटॉन देखा है, ना ही न्यूट्रॉन देखा है और ना ही इलेक्ट्रॉन देखा है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो चीजें है ना, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन बेस है। इमेजिनेशन बेस मीन्स कुछ चीजें तो आप अपने सामने फिजिकली देख सकते हो, और यहाँ पे जो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है, इनर मोस्ट पार्ट ये वाला, और ये क्या होती है आपकी सेल्स कहलाती है, 1 2 3 या KLMN सेल होती है, ठीक है। जो इनर मोस्ट पार्ट है, जो ये इनर मोस्ट पार्ट है इसका, इसको मैं क्या बोलता हूँ जी, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, ये दोनों चीजें, इसको मैं क्या बोलता हूँ जी, सेल। इसको मैं नाम देता हूँ के, उसको नाम देता हूँ एल। न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बनता है जी, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है जी, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही प्लस और ना ही माइनस। फिर हमने एक बात और पढ़ी है कि जो थर्ड जो आपकी चीज होती है एटम में, वो होती है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, मूव करता रहता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये हुआ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपके सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ जी, ई से दर्शाता है, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ में, इसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैं इसको बोलता हूं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो नंबर 1 क्या हुआ जी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन P-। नंबर 2 क्या हुआ जी, प्रोटॉन, ठीक है जी, इसको मैं P+ से दर्शाता हूँ, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और थर्ड क्या होता है जी आपके पास, न्यूट्रॉन। और ये बात मैं बता चुका हूँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आपके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
इलेक्ट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर 1 लिखे इसको। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, सेकंड पॉइंट करके लिखेगा आप, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसको बस इतना लिख देना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नंबर थर्ड पॉइंट लिखना आप इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है जी, फिर लिखना है चार्ज, क्या लिखना है जी, चार्ज। तो इस पे चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, और लोकेशन कहां पे स्थित होता है जी, ये लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन कहां पे होती है जिसकी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सेकेंड पॉइंट लिखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन। इसमें भी सबसे पहले लिखना आप, किसने, अर्नेस्ट, डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहला पॉइंट लिखना, डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट, ERNEST, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपने 9th में पढ़ा होगा ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी आपकी रदरफोर्ड ने। सेकंड पॉइंट आप लिखना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नंबर थर्ड पॉइंट लिखना आप, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये ब्रैकेट में लिखना, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, ये चीज ध्यान रखना। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भारी होता है। फिर चार्ज इस पे लिखना है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है जी, लोकेशन बताओ जी, कहां पे होता है ये, लोकेशन कहां पे होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, चलो अब थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, किसके बारे में जी, कौन बता, न्यूट्रॉन के बारे में। लिखो जी, न्यूट्रॉन के बारे में लिखना इसी तरीके से। थर्ड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन, NEUTRON, न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर और ना ही नेगेटिव। थर्ड पॉइंट आप लिखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन आप लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है जी, और ये भी क्या होता है, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। फिर लोकेशन कहां पे होती है जी, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं, रिपीट कर देता हूं। आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में
न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये आपकी सेल्स कहलाती है। और सेल्स में आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं, आपके सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ये किसने डिस्कवर किया, कौन सा इस पे चार्ज होता है, कितना इस पे चार्ज होता है, उनका मास कितना होता है और लोकेशन कहां पर होती है। तो एक चीज बड़े ध्यान से समझना है आपको। देखो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है जी, बहुत ही कम है। किसके कंपेयर में, आपका प्रोटॉन के और जी न्यूट्रॉन के कंपेयर में। किसके कंपेयर में जी, न्यूट्रॉन के कंपेयर में, ठीक है। तो जो एटम का जो होल मास है इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ऐसा हम पढ़ते हैं। क्यों होता है, सेंटर पर ही पूरा मास क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्की चीज है, तो इनके उसको तो मास को मैं मानता ही नहीं हूं, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा काफी हद तक जो भारी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वो दोनों कहां पर है, एटम के सेंटर पर। और एटम का सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि जो पूरा का पूरा मास एटम का है, देखो यहाँ पे चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैं क्या कर देता हूँ, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो एटम का जो मास होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से। क्यों होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, और दोनों का ही मास इलेक्ट्रॉन से काफी हद तक ज्यादा होता है। तो इसलिए द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। क्लियर की बातें हैं एटॉमिक नंबर की। तो डेफिनेशन लिखिए प्लीज, लिखो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन, चाहे तो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा न्यूक्लियस में, ये ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। ये एटम लिख देना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम मैं सोडियम का एग्जांपल ले लेता हूं। सोडियम आपने ये सब बनाया होगा 9th क्लास में, ठीक है नहीं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है, सोडियम हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो उसको, देखो तो 2 यहाँ पे हो गए, 8 सेकंड में और प्लस में 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 8। और अभी ये किस कंडीशन में, न्यूट्रल, यानी कि मैंने अभी तक इस पे कोई प्लस और कोई माइनस नहीं लिखा है। अगर सिंपल मैं Na लिखता हूं, सोडियम बोलता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बोलता हूं, सोडियम बोलूं, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें आपके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए जी, 11, और प्रोटॉन कितने हुए जी, 11, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किस में होता है जी, माइनस में होता है, और प्रोटॉन किस में होता है जी, प्लस में। अगर मैं टोटल बात करूं, अगर मैं टोटल को करूं, देखो -11 और +11 एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब, तो ओवरऑल सोडियम एटम की मैं बात करता हूं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये चीज होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन, तो आपके क्या बोल देते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। तो कुल मिला के बात क्या हुई, यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो इक्वल टू है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धीरे धीरे हम उसी चीज पे आ रहे हैं जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है कि वैलेंसी वगैरह का सिस्टम भी होता है, कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्यों है,
भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, पहले 11 थे अब 10 हो गए तो कम हुए ना, तो कम होने का मतलब कि क्या होना चाहिए था, इस पे माइनस होना चाहिए था, पर हो क्या रहा है प्लस। तो उसका रीजन देखो क्या होता है भाई। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि Na+ लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ, देखो एटॉमिक नंबर तो वही रहना है सेम ही, एटॉमिक नंबर कितना होगा जी सोडियम का, चाहे वो एटम बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं आयन बोलूं। देखो प्लस और माइनस लगते हैं, मैं बोलता हूं आयन, सोडियम आयन बोला तो यानी कि उस पर प्लस या माइनस होगा। और सिर्फ सोडियम एटम बोलता हूं तो वो न्यूट्रल है। तो वर्ड का भी ध्यान रखना है, वो आयन बोल रहा है या सिर्फ और सिंपल नाम ले रहा है आपका, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, मान लो अभी एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो आपकी क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उनका क्या होता है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही होते हैं सब चीजें, जो रजिस्टर में होता है रोल नंबर के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा जी, अगर मान लो आपकी क्लास में से कुछ बच्चे अब्सेंट हो जाता है तो क्या उसकी वजह से आपका रोल नंबर बदल जाता है क्या, नहीं ना। मान लो आपके टोटल स्टूडेंट 36 है और मैं मान लेता हूँ आपके 5 स्टूडेंट आज आपकी क्लास में नहीं आए, तो अगर मान लो कि कोई बच्चा है जिसका रोल नंबर 10 है, ठीक है जी, और मान लो उससे पहले के 3 बच्चे नहीं आते हैं, मान लो मैं मान लेता हूँ रोल नंबर 3, रोल नंबर 5 और रोल नंबर 7 आपकी क्लास में आज नहीं आए, तो क्या रोल नंबर बदल जाएगा, नहीं ना। पर रोल नंबर तो उतना ही रहना है चाहे 10 से पहले के सारे एब्सेंट हो बच्चे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है भाई, इसमें चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर एटॉमिक नंबर जो उसका पीरियोडिक टेबल में जो नंबर है वो तो आपका क्या रहेगा, 11 ही रहेगा ना, ठीक है जी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए जी, इलेक्ट्रॉन देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है किसी भी तरीके से, चाहे आपने उसको हीट दे के निकालना है, उसको रब करके निकालना है, जैसे भी करके एट द रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, निकाला है। तो इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका है तो इलेक्ट्रॉन 10 है, बट प्रोटॉन कितने हैं जी आपके पास, प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 11, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो ये 10 ही बचेंगे, तो ये 10 माइनस और ये प्लस, तो इसलिए यहाँ पे क्या है जी +1 ये, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है ना तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एल्यूमिनियम, अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ एल्यूमिनियम तो Al, अगर मैं बोलता हूँ एल्यूमिनियम आयन तो समझ जाना +3, और इस +3 का मतलब क्या है जी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके। अब ये प्लस क्यों लिखा है हमने, रीजन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और कमी होने का मतलब माइनस में गया है ना, तो इसका तो कुछ लॉस हुआ तो ये माइनस में गया, बट फिर भी हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं भाई, एटॉमिक नंबर इसका कितना रहना है, एटॉमिक नंबर 13 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से एटॉमिक नंबर पे, अगर मान लो आपकी क्लास में 2 बच्चे बढ़ भी जाते हैं 38 से 40 हो जाता है, तो क्या आपका रोल नंबर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो क्या होता है भाई, लास्ट में 39 49 उनको रोल नंबर दे देंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ 13, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हुए जिसमें अभी, इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं आपके 3 जा चुके हैं, तो यानी कि 10 बचे हैं अभी। प्रोटॉन कितने हैं जिसमें 13 ही रहेंगे, क्यों, एटॉमिक नंबर बराबर में इलेक्ट्रॉन बराबर में प्रोटॉन, तो 3 तो जा चुके तो 10 बचेंगे, ये 13, और ये 10 माइनस में और 13 प्लस में तो +3, तो इसलिए इस पे कितना है जी +3 आया इस पे। चलो जी अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, मान लो क्लोरीन की बात की तो क्लोरीन लिखूंगा तो Cl, ठीक है। अच्छा जी, और क्लोरीन आयन लिखूंगा तो Cl माइनस लिख देता हूँ मैं इस पे, चलो जी लिखा जी माइनस। अब इस माइनस का मतलब माइनस क्यों आया होगा, तो यानी कि प्लस आने का मतलब है प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन माइनस होने का मतलब क्या है कि यानी कि कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है। तो देखो जी कैसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी 17, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, पर प्रोटॉन अब भी कितने रहे 17, तो ये एटॉमिक नंबर ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक इसने लिया है और ये क्या है प्रोटॉन, ठीक है। पर प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा ना, प्रोटॉन की संख्या तो कम ज्यादा नहीं हुई ना, तो ये हो गया आपके माइनस के 18 और प्लस के 17, तो -1, तो इसलिए क्लोरीन पे जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो माइनस आता है।
यानी कि कुल मिला के बात ये है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस, ठीक, और जो देगा तो उस पर प्लस। पर ये प्लस और माइनस क्यों होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किन की संख्या में चेंज होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में चेंज होने की वजह से प्लस या माइनस होता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जो भी एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब खुद पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो सभी के सभी मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटल। और जितने भी मेटल होते हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं। क्या होता है? कंडक्टर। देखो, सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे देता है। एल्यूमिनियम है जी, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। और अभी एक्चुअल में इसमें देने का मतलब समझना भाई, एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब जैसे कि सोडियम है, ठीक है, Na+, एक इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यानी कि कक्षा को छोड़ के, अपनी सेल को छोड़ के ये बाहर आ गया। और बाहर आने का मतलब अब ये फ्री है। क्या है जी? अब ये फ्री है, कहीं भी जाने के लिए आजाद है, ठीक है। तो यानी कि देखो, जब तक क्लास में आपके टीचर है तो आप बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या है कि आप इधर उधर नहीं भागोगे, यानी कि एक तरीके से बंदिश हो गई ना, कि आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो। बट जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया तो आप लोग क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे, ठीक है। या टीचर जैसे क्लास से बाहर गया तो वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा, ठीक है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री। और आपको इन मेटल्स को ना रूम टेम्परेचर पर ही इतनी एनर्जी मिल जाती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? फ्री। और मैं बार बार एक वर्ड पर ध्यान जोड़ दे रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री का मतलब है कि एक तरीके से मान के चलो ये आजाद है, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर आ चुके हैं, वे भी एक तरीके से क्या हुए? फ्री हुए। पर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, तो वे न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो जाएगा। देखो, यहाँ से तो न्यूक्लियस से हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं जैसे क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है आपका, ये क्लोरीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे हो गए और 7 यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले लेगा वो तो कक्षा में आ गया, यानी कि बाहर से कोई बच्चा आपकी कक्षा में आ जाए, वहां पे टीचर बैठा हुआ है हैंडल करने के लिए, तो वो भी तो बाउंड हो गया ना। अब वो फ्री नहीं रहा, क्लास से बाहर था तो फ्री था, पर क्लास के अंदर आ गया तो क्या हो गया? वो बाउंड हो गया ना। तो वो इसीलिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से यहाँ पे इसकी कक्षा में आ गया अंदर, तो ये एक तरीके से बाउंड हो गया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो ध्यान रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और कहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि सबसे बेसिक चीज दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, पहली बात। और जितने भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? मेटल होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत क्या होगी वहां पे कि जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो आपके किस में काउंट हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होते। क्या होता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज के बारे में, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है जी। चलो, अब ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम से भी हुआ। बट जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएंगे? आपके नेगेटिव। क्या हो जाएंगे जी? आपके नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर वे नेगेटिव हो जाते हैं तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया वो तो कक्षा में आ गया ना, और कक्षा में आने के बाद वो बाउंड हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री नहीं रहा, ठीक है। और जिन पे भी नेगेटिव होगा वो आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। यानी कि मेटल क्या होते हैं? मेटल ऐसे एलिमेंट जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बहुत ही आसानी से। नॉन मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है,
और नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दे टाइटली बॉन्ड विद देयर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चीज है फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन का, और ये आएगा चैप्टर में, तो वहां पे मैं चीजें नहीं बताऊंगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो बड़े आराम से कहीं पे भी आ जा सकता है, और ये बाउंड हो गया तो इस पे ये कहीं पे नहीं जाएगा। क्लियर है बात?